हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो जैक क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 10 के जो है हिंदी का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आपका अगला एग्ज़ाम जो है आपका 19 फरवरी को होने वाला है दोस्तों। और उस दिन दोस्तों आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी का तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अब वीडियो को देख लेने के बाद दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद तो आपने अभी तक बेल आइकन कॉल पे सेट नहीं किया तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका पेपर जो होने वाला है तब दोस्तों 19 फरवरी को, तो उस दिन आप लोगों का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका पंजीयन संख्या भर लीजिएगा। पंजीयन संख्या यानी दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों आपका पंजीयन वर्ष भर लीजिएगा। आपका पंजीयन वर्ष कितना है आप भर लीजिएगा। आपका रोल कोड क्या है भर लीजिएगा। फिर आप आगे देखते हैं हम लोग। पंजीयन वर्ष भर लेने के बाद दोस्तों आप लोग क्या भरिएगा, रोल कोड के बाद दोस्तों अपना रोल नंबर क्या है भर लीजिएगा। लिपि भर लीजिएगा, तो आपका लिपि जो होगा आपका देवनागरी होगा दोस्तों, देवनागरी। आप तिथि भर लीजिएगा, आपका 19 फरवरी को है तो 19 फरवरी 2024 लिखिएगा। फिर यहाँ आपका 7 नंबर में देखिए, आप दिव्यांग है, अगर दिव्यांग है तो इसमें टिक कीजिएगा, दिव्यांग नहीं है तो आपको 9 में टिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए जो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्न में से सिर्फ 6 प्रश्नों का जो है आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में जो है 8 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको दोस्तों 6 प्रश्न को ही आपको हल करना है। तो आपको 8 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको कितना का प्रश्न को हल करना है, तो आपको 6 प्रश्न को ही हल करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ कहता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों, निम्न में से सिर्फ 6 प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए दोस्तों आपका जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा आपका दोस्तों 30 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें कि आपका 31 नंबर से दोस्तों 52 नंबर तक आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 31 से दोस्तों 52 तक का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पूछा गया है गोपियों के अनुसार जो है तो राजा का धर्म क्या होना चाहिए, किसके द्वारा दोस्तों, गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर कहता है आपका, देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है क्या दोस्तों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है क्या, प्रजा की रक्षा करना और उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल करना। प्रजा की रक्षा करना और उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखना। राजा को अपनी प्रजा को भी सताना नहीं चाहिए, तो अपना प्रजा को भी सताना नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कभी बादल से फुहारने, कभी जो है दोस्तों बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो कभी है वो बादल से फुहारने रिमझिम बरसने के स्थान पर जो है वो गरजने के लिए क्यों चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्षा कभी जो है दोस्तों वर्षा होने से पहले जो है वो विनाश चाहते हैं, इसलिए तो रिमझिम बरसने से पहले जो है वो गरजने को कहते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर जो है देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तर क्या कहते हैं, कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है, यानी तो बादल जब गरजता है यानी क्रांति यानी कि युद्ध आने का जो है आपका सूचक है। कभी समाज में क्रांति लाना चाहता है, तो कभी जो है दोस्तों क्रांति लाना चाहता है, क्योंकि बादल के गरजने के बाद जल स्वयं बरसता है। तो बादल गरजता है तो उसके बाद जो है स्वयं जो है बादल गरजने के बाद जो रिमझिम है उसको बाद में वो स्वयं बरसाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस तरह से जो 32 नंबर का क्वेश्चन भी है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देख लिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। दोस्तों आपको जो है बताना है आपके विचार से, ये कौन सा है चैप्टर आपका जो है आपका
दोस्तों चैप्टर का नाम है, दोस्तों आपका इस चैप्टर का नाम जो है आपका कन्यादान से ये क्वेश्चन है दोस्तों। चैप्टर का नाम है कन्यादान। तो देखिए आपका कहता है आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा। तो आपके विचार से आपको बताना है लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। तो माँ ने कहा है दोस्तों आप लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। तो उत्तर देखिए, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह समाज के बुराइयों पर परिचित है। वह जानती है कि जो लड़की भोली भाली और सरल होती है, समाज के कुछ लोग उसको मूर्ख बनाकर उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपने को सरल प्रकट ना होने देना। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आंसर आपका बहुत सिंपल सा है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से जो है याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 34 नंबर का प्रश्न कहता है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ये आपका दोस्तों चैप्टर का नाम है चश्मे वाले, यानी कि दोस्तों नेताजी का चश्मा। चैप्टर का नाम है आपका कौन सा दोस्तों। 34 नंबर का क्वेश्चन जो लिया गया दोस्तों ये आपका नेताजी का चश्मा से लिया गया है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कहता है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो नेताजी ना होते हुए भी जो कैप्टन था दोस्तों उसे जो चश्मे वाला था दोस्तों उसको कैप्टन क्यों कहते थे। तो उत्तर आपका देख लीजिए इस तरह से है, लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था। तो चश्मे वाला जो था दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त था, यानी कि वो देशभक्त था। तो उनको जो है नेताजी का चेहरा में बिना चश्मे का जो थे चश्मे वाले तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उसे चश्मा पहना देता था। लेकिन लोग उसे कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे। तो जो लोग थे दोस्तों तो चश्मे वाले को कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बनकर रह गई। तो कैप्टन बोलने की बात जो थी वो रहस्य ही बनकर रह गई। इस तरह से हम लोग 34 नंबर का प्रश्न भी देख लिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 35 नंबर का प्रश्न क्या कहता है फादर जी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, क्यों लगती थी। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी दोस्तों। उत्तर देखिए, फादर का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के सामने समान था। फादर का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के दोस्तों समान था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। उनके कृपा की जो छाया थी उनके शरण में आने वाले सभी पर रहते थे। उनकी प्रेम की छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति की छाया जैसी लगती थी। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है शहनाई की दुनिया में डुमराव क्यों याद किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है आपका शहनाई की दुनिया में जो है डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो उत्तर देख लीजिए आपका क्या कहता है शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। दोस्तों ये डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि दोस्तों प्रसिद्ध शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खान है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, तो ये बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है, इसलिए दोस्तों डुमराव को याद किया जाता है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह डुमराव की सोन नदी के किनारे पाई जाती है। कौन दोस्तों डुमराव की सोन नदी के किनारे जो है उस रीड को पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद बजाता है। तो चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 37 नंबर का प्रश्न कहता है आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो आपको बताना है आपके विचार से। तो भोलेनाथ जो था ये आपका कृतिका के बुक से लिया गया है। तो कृतिका के बुक से लिया गया है। तो भोलानाथ जो था वो अपने साथियों को देखकर सिसकना है कि रोना क्यों भूल जाता था। तो उत्तर देखिए आपका क्या कहता है भोलेनाथ की माँ ने उसके सर पर तेल लगा दिया, माथे पर काजल की बिंदी लगाई, यह सब भोलानाथ को पसंद नहीं आया। वो सिसकने लगा, वह सिसकते सिसकते बाहर निकला और बच्चों को झुंड को देखकर सिसकना जो है भूल गया। दोस्तों वो शर्म से जो है बच्चों का झुंड को देखकर सिसकना बंद किया, यानी कि रोना बंद किया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो आपका 38 नंबर का प्रश्न कहता है छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो छाया मत छूना कविता में जो दुख है दोस्तों, तो उनको आपको उन दुख के कारणों को स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए आपका कहता है छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण बताया गया है। बीते हुए सुख की याद से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। बीते हुए सुख को प्राप्त करने के प्रयास हमें विफल हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग 38 नंबर का प्रश्न देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह से जो दोस्तों आपका 8 जो लघु उत्तरीय प्रश्न था उसमें से 8 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न निम्न में से सिर्फ 6 प्रश्नों का जो आपको उत्तर देना है, जिसमें कि आपको दोस्तों ये आपका 39 से आपका जो है 39 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो आपका एक प्रश्न दोस्तों 3 नंबर के लिए रहेगा, यानी कि 3 नंबर एक क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे प्रश्न क्या कहता है 39 नंबर का। तो देखिए दोस्तों आपका 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मृग तृष्णा किसे कहते हैं। दोस्तों मृग तृष्णा किसे कहते हैं। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ के लिए हुआ है। तो मृग तृष्णा दोस्तों किसे कहते हैं और छाया मत छूना कविता में इसका जो प्रयोग हुआ है तो किस अर्थ के लिए हुआ है आपको बताना है। तो देखिए आपका आंसर है गर्मी की चिलचिलाती धूप। क्या तो गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है पर पास पहुंचने पर वहां पानी दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों गर्मी में जब आप देखते हैं तो दूर से आपको लगता है कि वहां पे पानी है। दोस्तों आप अगर यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे पानी है, पर यहाँ से आप यहाँ पे अगर पास आकर देखिएगा तो यहाँ पानी नहीं रहता है दोस्तों। तो आपको वही आप यहाँ से देखिएगा आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे पानी है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ से जब यहाँ पास आकर देखिएगा तो आपको यहाँ कोई पानी नहीं दिखाई देगा, कोई पानी नहीं रहेगा वहाँ पे। तो उसी को यहाँ बताया गया है। तो देखिए क्या कहता है पर पास पहुँचने पर वहाँ पानी दिखाई नहीं देता है, पानी नहीं दिखाई उसे ही क्या कहते हैं तो मृग तृष्णा कहा जाता है। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन वैभव और धन दौलत पाने का अर्थ में किया जाता है, किया गया है। क्या दोस्तों जीवन वैभव और धन दौलत पाने के अर्थ में किया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों जो शहनाई की मंगल ध्वनि जो है तो मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों। देखिए आंसर क्या कहता है लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। दोस्तों वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। चलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपका 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया। तो दोस्तों आपका जॉर्ज पंचम लाट की जो नाक को पुनः लगाने के लिए जो मूर्तिकार ने थे वो क्या क्या किए थे। बहुत जगह पे दोस्तों मूर्तिकार जो था वो बहुत से जगह पे पत्थर उनका नाक का साइज का जो है पत्थर खोजा, जिस पत्थर से बना था वो पत्थर खोजने के लिए बहुत दूर दूर गए पर वो पत्थर नहीं मिला। दोस्तों फिर क्या करते हैं जो बाद में बोला जाता है कि कोई इनका नाक का जो है कोई इंसान का नाक काटकर जो है लगाया जाता है। देखिए आपका आंसर क्या कहता है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को खोजने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसे सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। दोस्तों सबसे पहले जो है लेखक ने जो है जिस पत्थर से जो मूर्ति बनी थी दोस्तों, जो मूर्ति बनी थी जिस पत्थर से, उस पत्थर की खोज करने के लिए दोस्तों लेखक है वो बहुत दूर दूर तक उन पत्थर की खोज की। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले सरकारी फाइलें ढूंढवाई। फिर भारत के सभी पहाड़ों पर पत्थर की खानों का दौरा किया। फिर भारत के जितने भी पहाड़े हैं दोस्तों
उन पत्थर की खानों पर वह दौरा किए, खोजे, ढूंढे, फिर भी वह पत्थर नहीं मिला। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण किया। तो जितने भी भारत के महापुरुषों हैं उन मूर्तियों का जो तो निरीक्षण किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर ध्वज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। दोस्तों उतने खोजने ढूंढने के बाद जब उनका नाक नहीं मिला, कोई मूर्ति में उनका नाक का नाप नहीं मिला है, फिर वो पत्थर नहीं मिला, तो अंत में जो है दोस्तों जीवित आदमी यानी कि जीवित व्यक्ति का जो है नाक को काट कर लगाया गया, ध्वज पंचम की नाक पर लगाया गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 42 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो आपको लिखना है किन किन व्यक्तियों के किस रूप में प्रभाव पड़ा। आंसर कहता है, देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला, खांसी हो गई दोस्तों। तो देखिए आपका पहला कहता पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। क्या होता है, हीनता का भावना पैदा की। तो देखिए दोस्तों आगे क्या कहते, उन्होंने उसे सखी बनाया, विद्रोह बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से पूरे एक प्रबंध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। तो उनके पिता का ही जो है योगदान है। आगे कहता है, शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्रधान अध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का। क्या दोस्तों, शोले भड़का। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया। तो चलिए हम लोग इस तरह से दोस्तों पहला प्रभाव देख लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात क्यों कही। तो दोस्तों कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात क्यों कही। आपका आंसर देखिए, कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात इसलिए कही क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो माँ ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो ऐसा क्यों कहा था दोस्तों माँ ने। तो उत्तर देखिए, माँ को अपने जीवन को अनुभव था। अपने अनुभव के अनुसार माँ अपने बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, या माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार ना होने पाए। चलिए 44 का हम लोग देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो माँ को दोस्तों अपनी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। देखिए आपका उत्तर कहता है, माँ को अपनी बेटी अपनी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी सुख दर्द बैठाती थी। वही उसकी सबसे निकट और सच्ची साथी थी। माँ ने अपने बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए अपनी बेटी का दान करते वक्त माँ को लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। इसलिए दोस्तों माँ को जो है अपनी बेटी जो है अंतिम पूंजी लग रही थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आपका 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए, छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। तो छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है दोस्तों। उत्तर देखिए, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। क्या दोस्तों, जीवन में जो है सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना। दोस्तों जो बीते हुए सुख को याद करके जो जीवन के अभी वर्तमान में जो दुख चल रहा है उसे और बढ़ा लेना अनुसूचित है। क्या दोस्तों, अनुसूचित है। कवि के अनुसार
हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत के सुख या दुख को याद करके हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। हमारे वर्तमान में जो जीवन चल रहा है उससे खराब नहीं करना चाहिए। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के संवारने का संदेश देती है। तो चलिए, तो हम लोग जो है इस वीडियो में 46 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें सब्जेक्टिव टाइप का दोस्तों हम लोग 46 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं बहुत ही जल्द दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।